10th का मैथमेटिक्स है, चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। पहले पार्ट में तुम लोगों को बतलाए थे वेरिएबल किसे कहते हैं, नॉन वेरिएबल किसे कहते हैं। पार्ट 2 में तुम लोगों को समझना है, एक्चुअली ये है 9th का, एक तरह से समझो ये भी है 9th का, लेकिन नहीं बतलाएंगे तो आगे वाली बात को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने की आदत नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन है, एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो एक टर्म है व्यापक रूप, जैसे व्यापक रूप का अर्थ क्या हुआ। व्यापक रूप का अर्थ होता है एक पहचान होनी चाहिए। जैसे मान लो जब ये हम लोग सोचेंगे गाय के बारे में तो उसकी पहचान होती है, 4 टांग जरूर होगा, 4 ठो टंगड़ी होता है ना गाय को, 2 ठो आँख, मतलब उसकी कैसी बनावट होती है नज़र के सामने आ जाती है, तो ये कहेंगे गाय का व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप जैसे मिलिट्री, भारतीय सेना, ड्रेस देख कर के पहचान जाओगे जो ये भारतीय सेना है, उसकी अलग वर्दी होती है, पुलिस की अलग वर्दी होती है न जी। तो मान लो एक पुलिस आए कुर्ता पैजामा और कंधे पर बंदूक लटका ले, तो इसको लोग डकैत कहेगा कि पुलिस कहेगा, डकैत कहेगा। तो व्यापक रूप का अर्थ होता है जिस रूप में किसी की पहचान बनती है। अब विद्यार्थी हो तो लोग स्कूल ड्रेस में जाओगे तो दूर से कहेगा ये सब विद्यार्थी जा रहा है। इसके बाद एक तो मेला शर्ट पहन लो, पैजामा पहन लो, हाथ में हंसुआ ले लो, कहेगा मजदूरी करने के लिए बेचारा जा रहा है। तो व्यापक रूप ऐसा रूप होता है जिस रूप में पहचान बने। एक वकील को देखने पर हम लोग काला ये जो पहना रहता है ठेहुना तक, ये वाला देख करके पता चल जाता है ये वकील ही है। तो सबका अपना अपना ड्रेस होता है, जिस ड्रेस से दुनिया पहचानती है। सेना का अलग ड्रेस, पुलिस का अलग ड्रेस। तो पुलिस कभी डकैत के रूप में आ जाए, पगड़ी बांध ले, इसके बाद ये कुर्ता और धोती पहन ले, बंदूक ले ले, वास्तव में वो पुलिस है। तो चूँकि वह डकैत के रूप में आया है इसीलिए इसको हम लोग डकैत ही समझेंगे। और एक डाकू पुलिस की वर्दी में आ जाए, 10 ठो डाकू पुलिस की वर्दी में आ जाए, तो पुलिस का जो व्यापक रूप होता है, पीला ड्रेस, यहाँ पर स्टार रहता है, टोपी, बंदूक, तो इस ड्रेस में पुलिस की पहचान बनती है। तो डाकू भी इस ड्रेस में आएगा तो तात्कालिक रूप से हम लोग समझेंगे नहीं पुलिस है। तो व्यापक रूप का अर्थ समझ गया। तो अब ये रैखिक समीकरण एक चर वाला का अर्थ हुआ एक वेरिएबल वाला, और वेरिएबल बता दिए थे किसे कहते हैं। तो एक चर वाला यानी एक वेरिएबल वाला कैसा समीकरण, तो रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, तो जिस समीकरण का घात 1 हो, जैसे x + 5 = 6 हुआ ना। तो ये हो गया तुमको रैखिक समीकरण, क्योंकि इस समीकरण में एक ही जगह वेरिएबल है, 2 जगह भी रह सकता है। जैसे मान लो 6x = 5 + x, तो पूरे समीकरण में देखो एक जगह यहाँ x है, दूसरे जगह यहाँ है। तो जहाँ भी एक समीकरण में कोई अक्षर है अंग्रेजी का अक्षर यानी वेरिएबल, इसका मान निकालना है तो इसको एक जगह लाते हैं। पूरे समीकरण में यहाँ भी देखो x का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो सबसे अधिक 1 हुआ दोनों जगह में, तो इस समीकरण का घात 1 कहलाएगा। फिर यहाँ 3x² = 6 है, तो ये कैसा समीकरण है, तो वेरिएबल का पावर 2 है। मान लो ऐसा रहे 3x² + x = 6, तो यहाँ पर वेरिएबल तो 2 जगह है, लेकिन इसका पावर 1 है, इसका 2 है। तो किसी भी समीकरण में वेरिएबल के सबसे बड़े पावर को समीकरण का घात कहा जाता है। बोले थे ये
तो घात के अनुसार समीकरण अनंत तरह के होते हैं, पिछले पार्ट में शायद बतला दिए थे। तो अनंत तरह के होते हैं तो घात के नाम पर समीकरण का नाम रखा जाता है। तो ये इसका घात 1 है तो ये हो गया एक घात वाला समीकरण, उसी का नाम है रैखिक समीकरण, एक घात वाला या रैखिक समीकरण। और दूसरे में माथापच्ची नहीं है, कारण घात 2 हो, जैसे x² बराबर 6, तो इस समीकरण में समीकरण का घात 2 है। मान लो इधर हम लोग कुछ और जोड़ सकते हैं, जैसे x² प्लस x बराबर 6, यहाँ भी x यहाँ भी एक है पावर। तो इस समीकरण में वेरिएबल का सबसे बड़ा घात 2 है तो इसका नाम होगा द्विघात समीकरण। जिस समीकरण का घात 3 हो तो त्रिघात समीकरण, 4 हो तो चतुर्थ घात समीकरण। तो सब इस ढंग से याद रह जाएगा, लेकिन पहला में याद रखना एक घात वाला को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। समझ गया? तो तुम लोगों का क्वेश्चन जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण यानी एक वेरिएबल वाला ये रैखिक समीकरण है, तो इसका व्यापक रूप क्या है, यानी हम कैसे समझेंगे जो ये रैखिक समीकरण है। तो इसका व्यापक रूप है ax प्लस b बराबर 0। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। थोड़ा ढंग से समझो, ax प्लस b बराबर 0 ये रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो ax प्लस b में a एवं b संख्या है, a एवं b ये वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के मिला देने पर जितनी भी संख्याएं हैं सबको वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर। ये परमेय अपरमेय के बारे में बतला ही दिए हैं। तो यहाँ पर a और b वास्तविक संख्याएं हैं तथा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब इस पर उदाहरण देखो, हम लोग लिखते हैं 5x प्लस 6 बराबर 0। अब x का मान निकालना है। तो सबसे पहले ये देखो ये कौन सा समीकरण है ये, तो इसको समझने के लिए यहाँ पर 5x देखो, 5x प्लस 6 बराबर 0, ये कौन सा समीकरण है, इसको समझने के लिए ये किस रूप में है, यानी व्यापक रूप में है कि नहीं है, तो इसको कैसे टेस्ट करेंगे। ax प्लस b बराबर 0, तो देखो x के जगह x है यानी वेरिएबल के जगह वेरिएबल है, a के जगह क्या दिखाई दे रहा है 5 बैठा है, तो a बराबर यहाँ हो गया 5। 0 नहीं होना चाहिए, 0 तो नहीं है, अगर 0 होगा तो क्या होगा, तो 5 के जगह यहाँ पर 0 दे देंगे, तो 0 गुने x, 0 गुने x जोड़ 6 बराबर 0, 0 को x से गुना करेंगे 0 जोड़ 6 बराबर 0, इसीलिए 6 बराबर 0 हो जाएगा। 6 बराबर 0 कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a और b जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं, कोई भी वास्तविक संख्या लिख सकते हो। तो इस उदाहरण में 5x
तो ए एक्स, वेरिएबल एक्स के जगह एक्स है तो इसका मतलब ए के जगह 5 है, इसलिए ए बराबर 5। देखो फिर प्लस के जगह प्लस है, अब बी के जगह क्या है 6 दिखाई दे रहा है, तो ए बराबर 5 बी बराबर 6। अब फिर बराबर के जगह बराबर है, शून्य के जगह शून्य है। इसका मतलब ये समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में है, इसीलिए यह समीकरण रैखिक समीकरण है। समझ रहे हैं तर्क? तू लोग समझ रही हो? अब कोई देगा जो ये व्यापक रूप का अर्थ है जो समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में दिखाई देगा, या जो समीकरण ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में होगा, वही समीकरण रैखिक समीकरण होगा। तो कोई भी हिसाब हम लोग लिखते हैं, मान लो चलो 3x बराबर 2x प्लस 5, इसमें हम लोग को x का मान निकालना है। तब सवाल पैदा होता है ये समीकरण कौन सा समीकरण है, तो इसको अपने व्यापक रूप में कैसे लाएंगे। तो व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, यानी बराबर के आगे पहले 0 लाना है। तो बराबर के आगे जितना है सबको उठाकर पीछे ले जाएंगे तो 0 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं और 3x प्लस 2x पीछे आएगा तो माइनस 2x प्लस 5 बराबर के पहले आएगा तो -5 बराबर 0। बराबर के आगे 0 ले आए, इसके बाद जो हल होगा उस हल कर लेंगे। तो 3x में से 2x घट गया तो 1 तो x बचा, -5 बराबर 0। यहाँ तक आए, लाना है किस रूप में, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में। तो यहाँ पर कुछ नहीं है पीछे में, तो इसका मतलब 1 का गुना किया हुआ है, बोलो। तो 1 गुने x बराबर x, यहाँ प्लस है तो यहाँ कैसे प्लस आएगा, तो प्लस कॉमन ले लो। ध्यान से देखते जाओ सब, प्लस कॉमन लिए तो प्लस को किससे गुना करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस से प्लस माइनस माइनस, ये 5 बराबर 0। अब ये देखो तो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में आया, तो कैसे समझोगे, तो x के जगह तो x है, a के जगह क्या है, a के जगह 1 है, तो यहाँ a बराबर 1। फिर देखो प्लस के जगह प्लस आ गया, b के जगह क्या है तो -5 है, प्लस के जगह प्लस है तो आगे वाला ये b हुआ, तो b का मान -5, यानी b बराबर -5। फिर बराबर के जगह बराबर है और शून्य के जगह शून्य है। इसका मतलब ये समीकरण जो है ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह समीकरण रैखिक समीकरण है। बोलो समझ रहा है? तो लोग समझ रही है? तो कैसे हम लोग पहचानेंगे रैखिक समीकरण को, तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी बराबर 0 होता है, जहां ए और बी क्या है तो वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे कहोगे रूट वाला, तो हाँ रूट वाला भी ले सकते हैं। देखो उदाहरण, √3x, इसका मान √3 रखेंगे तो √3 या √3 3 हो गया, अब +5 बराबर, चलो और इधर भी लिख देते हैं, ये समीकरण कौन सा समीकरण है, कैसे पहचानेंगे, तो इसको अपने व्यापक रूप में लाओ। पावर
कहीं भी एक दिखलाई दे तो अंतिम निष्कर्ष होगा वह रैखिक समीकरण ही होगा जिसका घात 1 है। तो यहाँ पर कहीं पावर 2 नहीं दिखाई देता है। अगर यही रहे x² + 3x = 6 तो ये रैखिक समीकरण हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि समीकरण का घात 2 है। रैखिक समीकरण में 1 होना चाहिए। तो ये कौन सा समीकरण है? तो देख करके घात 1 लगता है, एक घात वाला, और एक घात वाला समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे वाला पार्ट में बतलाएंगे। तो फिलहाल एक घात वाला को ही रैखिक समीकरण कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें इसको व्यापक रूप में लाएंगे तो सीधा अर्थ हो गया, व्यापक रूप ये है ax + b = 0, इस रूप में लाना है। तो बराबर के आगे 0 है तो पहले बराबर के आगे वाला सबको उठा करके पीछे ले आएंगे तो 0 हो जाएगा, और 3x + 5 ये प्लस वाला है तो पीछे आएगा तो -2√3x और -6 बराबर के पहले आएगा तो +6 = 0। तो बराबर के आगे 0 ले आए। इसके बाद इसको हल करो, √3x यहाँ -2√3x है तो एक जगह लाओ समान पद को। तो √3x 2√3x +5 आगे में +6 = 0। एक लाइन में इसको कैसे हल करेंगे? एक लाइन में जो भी प्लस माइनस वाला होता है इसको जोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे। रात में इसी तरह गाना गाओ ना तो ऊँघबे करेगी अभी। तो इसको जोड़ेंगे तो √3x ये हुआ -2√3x। चलो जोड़ो, कितना होगा? बेस ऑफ अलजेब्रा, अरे प्लस माइनस है, समान पद है। बेस ऑफ अलजेब्रा फिर देख लो एक बार अपना चैनल पर। ये होगा -√3, 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यानी 2√3 में से 1√3 को घटाएंगे न जी। तो माइनस इतना हुआ x, एक छिपा हुआ है तो -√3x +5 +6 +11 = 0 इतना होगा। तो लोग देख रहे हैं जी? ये हुआ है हम लोगों को -√3x +11 = 0, यही ना। अब बराबर के आगे 0 तो है ही। अब इसमें ध्यान दो, इसमें हम लोग को ये ax + b = 0 के रूप में आया कि नहीं। तो ध्यान से देखो, x के जगह x है, a के जगह -√3 है, यानी यहाँ a बराबर -√3, प्लस के जगह प्लस है, b के जगह 11 है। इसका मतलब b = 11, बराबर के जगह बराबर है, शून्य के जगह शून्य है। इसका अर्थ ये हुआ, ये समीकरण ax + b = 0 के रूप में है, इसलिए यह रैखिक समीकरण है। अच्छी तरह तू लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझा। इस पार्ट में इतना ही रहने दो, अगले पार्ट में ये बतलाएंगे।